नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय अनुगति सिद्धांत को जारी रखेंगे और उसके भाग 4 को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुपरमाणु गैसों का विशिष्ट ऊष्माधारिता को समझेंगे और उसके बाद माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं इसे भी जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और समझते हैं कि बहुपरमाणुक गैसों का विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। दोस्तों, व्यापक तौर पर किसी बहुपरमाणुक अणु में 3 स्थानांतरीय, 3 घूर्णी स्वतंत्र कोटि एवं कुछ निश्चित संख्या यानी कि F के कंपन रूप होते हैं। ऊर्जा समविभाजन के नियम अनुसार आप यह समझ सकते हैं कि इस प्रकार की गैस के 1 मोल की आंतरिक ऊर्जा का समीकरण कुछ ऐसा होगा। कैपिटल U बराबर ब्रैकेट में 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT प्लस F kBT इंटू Na। इस समीकरण में पहला 3/2 kBT स्थानांतरीय कोटि को दर्शाता है, वहीं दूसरा 3/2 kBT घूर्णी कोटि को दर्शाता है और F kBT कंपन कोटि को दर्शाता है। इस प्रकार Cp का मान होगा ब्रैकेट में 4 प्लस F इंटू R और Cv का मान होगा 3 प्लस F इंटू R। अब हम इन दोनों विशिष्ट ऊष्माधारिताओं का अनुपात लेंगे तो हमें समीकरण मिलेगा गामा बराबर Cp/Cv और Cp और Cv का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में 4 प्लस F/3 प्लस F इंटू R। तो दोस्तों, ध्यान रखने की बात यह है कि Cp माइनस Cv बराबर R सभी आदर्श गैसों के लिए सत्य होता है, फिर चाहे वह गैस एक परमाणुक हो, द्विपरमाणुक हो अथवा बहुपरमाणुक क्यों न हो। आइए दोस्तों, गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिताओं के पूर्वानुमानित मान को समझते हैं। इस टेबल में गैस की प्रकृति बताई गई है जिसमें एक परमाणुक, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक को दर्शाया गया है और Cv, Cp और Cp माइनस Cv का मान को यहाँ दिया गया है। जहाँ एक परमाणुक गैस का Cv का मान होता है 12.5, वही Cp का मान होता है 20.8। दोस्तों, Cp माइनस Cv का मान हो जाएगा 8.31 और Cp/Cv यानी कि गामा का मान होगा 1.67। उसी प्रकार द्विपरमाणु गैस का हो जाएगा Cv 20.8, Cp हो जाएगा 29.1 और Cp माइनस Cv का मान होगा 8.31 और गामा का मान हो जाएगा 1.40। वहीं बहुपरमाणु गैस का Cv का मान होगा 24.93 और Cp का मान हो जाएगा 33.24। वहीं Cp माइनस Cv का मान होगा 8.31 और गामा यानी कि Cp/Cv का मान हो जाएगा 1.33। इस टेबल को आप याद रखें। आइए दोस्तों, एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है 44.8 लीटर नियत धारिता के एक बेलनकार बर्तन में STP पर हीलियम गैस भरी है। इस गैस के ताप में 15 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। आप यहाँ R का मान 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन ले सकते हैं। आइए इसके उत्तर समझते हैं, इसे कैसे हल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गैस नियम का समीकरण होता है Pv बराबर म्यू RT। अब दोस्तों, इस समीकरण का उपयोग करके आप समझ सकते हैं किसी भी आदर्श गैस के 1 मोल का मानक ताप यानी कि 273 केल्विन एवं दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेयर पर आयतन होता है 22.4 लीटर। ये तो आप सब जानते ही हैं। चूंकि हीलियम एक परमाणु गैस है, इसलिए इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि Cv का मान हो जाएगा 3/2 R तथा नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हो जाएगा Cp बराबर 5/2 R। अब क्योंकि बर्तन का आयतन नियत है तो आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करने के लिए Cv का उपयोग करेंगे। अतः आवश्यक ऊष्मा का मान हो जाएगा मोलों की संख्या गुना मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना ताप में वृद्धि। अब हम इसमें मान रखेंगे तो हमें मिलेगा
मोलों की संख्या में हम 2 रखेंगे और मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान 1.58 है और ताप वृद्धि 15 डिग्री है। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 45 आर। अब हम इसमें आर का मान रखेंगे जो कि है 8.31। तो इस प्रकार 45 गुने 8.31 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 374 जूल। यही हमारा आवश्यक ऊष्मा होगा। आइए दोस्तों ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता को समझते हैं। दोस्तों ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात करने के लिए हम ऊर्जा समविभाजन का नियम लागू कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ठोस के विषय में हम विचार करते हैं जो n परमाणुओं का बना है। अब प्रत्येक परमाणु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन कर रहा है। तो इस प्रकार किसी एक विमीय कंपनों के लिए औसत ऊर्जा का मान हो जाएगा kBT और किसी द्विविमीय कंपनों के लिए औसत ऊर्जा का मान होगा 3 kBT। तो दोस्तों ठोस के 1 मोल के लिए कुल आंतरिक ऊर्जा का समीकरण होगा कैपिटल U बराबर 3 kBT इंटू Na बराबर 3 RT और नियत दाब पर समीकरण हो जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा U, क्योंकि किसी ठोस के लिए डेल्टा V का मान उपेक्षणीय होता है। अतः समीकरण हो जाएगा कैपिटल C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बटे डेल्टा T बराबर डेल्टा U बटे डेल्टा T बराबर हो जाएगा दोस्तों 3R। कमरे के ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर कुछ ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिताओं के मान कुछ इस प्रकार टेबल में दिया गया है, आप इसे ध्यान से समझें। दोस्तों एल्यूमिनियम का विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान जहां 900 होता है वही मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान 24.4 होता है। इसी प्रकार कार्बन का विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान 506.5 होगा, वही मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान 6.1 होगा। इस प्रकार आप इस टेबल को अपनी कॉपी में लिख ले और ध्यान रखें। आइए दोस्तों समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता। दोस्तों जल को हम ठोस की तरह ही लेते हैं, तो इस प्रकार प्रत्येक परमाणु के लिए औसत ऊर्जा 3 kBT होता है। तो हमें जल के 3 अणु में 3 परमाणु, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। चूंकि जल को ठोस मानते हैं तो प्रत्येक परमाणु के लिए औसत ऊर्जा का मान होगा 3 kBT। अतः जल के 1 मोल के लिए कुल आंतरिक ऊर्जा का मान होगा समीकरण U बराबर 3 गुना 3 kBT गुना Na बराबर हो जाएगा दोस्तों 9 RT एवं C का मान हो जाएगा C बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T बराबर डेल्टा U बटे डेल्टा T बराबर 9 R। चूंकि यह इसका प्रेक्षित मान है और प्रायोगिक और सैद्धांतिक मानों में काफी समानता होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है? दोस्तों कैलोरी, ग्राम, डिग्री मात्रक में जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान 1 होता है, इसे आप याद रखें। वहीं 1 कैलोरी में 4.179 जूल होता है और जल का 1 मोल 18 ग्राम होता है। अतः जल की प्रति मोल विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान होगा लगभग 75 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, मतलब लगभग 9 R होगा। आप इसे याद रखें। आइए दोस्तों माध्य मुक्त पथ यानी कि मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं इसे समझते हैं। दोस्तों गैसों में अणुओं की गति काफी अधिक होती है, यानी कि वायु में ध्वनि के वेग के कोटि के बराबर होती है। इसी कारण रसोई घर में सिलेंडर से लीक हुई गैस को कमरे के दूसरे कोने तक विसरित होने में काफी अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वायुमंडल में धुएं का बादल घंटों तक बना रहता है। ऐसा किस लिए होता है दोस्तों, क्या आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणु एक परिमित पर अत्यंत छोटी आमाप के होते हैं, इसलिए वे परस्पर टकराते रहने के लिए बाध्य होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वे अबाध्य रूप से सरल रेखा में चलते नहीं रह सकते, उनका पथ निरंतर परिवर्तित होते रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों माध्य मुक्त पथ को
एक डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी गैस के अणु d व्यास के गोले हैं और जिसकी माध्य चाल v है। यह किसी भी ऐसे दूसरे अणु से संघट्ट करेगा जो इन दो अणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी d के अंदर आ जाएगा। अब डेल्टा t समय में यह आयतन ब्रैकेट में पाई डी स्क्वायर v इंटू डेल्टा t तय करता है, जिसमें आने वाले कोई अणु इससे टकराएगा। चित्र में बहुत सारे अणु को दर्शाया गया है जो लाल बिंदुओं से है। अब यदि प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n हो तो कोई भी अणु डेल्टा t समय में n पाई डी स्क्वायर v इंटू डेल्टा t संघट्ट करेगा। इस प्रकार संघट्टों की दर n पाई डी स्क्वायर इंटू v है, अथवा दो क्रमिक संघट्टों के बीच औसत अंतराल का मान टाउ बराबर 1/n इंटू पाई इंटू v इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। अब किन्हीं दो क्रमिक संघट्टों के बीच की औसत दूरी, इसे माध्य मुक्त पथ यानी कि L कहते हैं। माध्य मुक्त पथ का समीकरण कुछ ऐसा होगा, L बराबर ब्रैकेट में v इंटू टाउ बराबर हो जाएगा 1/ब्रैकेट में n पाई डी स्क्वायर। दोस्तों, माध्य मुक्त पथ यानी कि L अणु के दो क्रमिक संघट्टों के बीच उसके द्वारा चलित औसत दूरी इस समीकरण से दी जाएगी। L बराबर 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, जहाँ स्मॉल n संख्या घनत्व को दर्शाता है एवं स्मॉल d अणु का व्यास को दर्शाता है। इस प्रकार दोस्तों, हमने माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं और उनके समीकरण क्या क्या हैं इसे समझ चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने बहुपरमाणु गैसों का विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है इसके बारे में जाना, और उसके बाद माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं इसे भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम अध्याय अनुगति सिद्धांत का प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।